नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम बात करेंगे विश्व पटल पर भारत की स्थिति, और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिक्षाविद और राष्ट्र प्रथम का भावना लेकर चलने वाले डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति देखी जाए और 1947 का भारत देखा जाए तो आज और 1947 में आप क्या अंतर मानते हैं, सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक जो हमारे संबंध हैं उसके स्तर से? 1947 में देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों का झंडा हट गया, हमारा तिरंगा फहरा गया। उसके बाद जिस तेज़ी से परिवर्तन होना चाहिए था, एक देशभक्ति का जज्बात थे, देश आज़ाद हुआ था, परंतु हमारे उस समय के नेताओं ने उसका लाभ नहीं उठाया और उसी ढर्रे पर देश को चलाया जो अंग्रेज़ चला रहे थे। ना कोई कानून बदले, ना कोई शिक्षा पद्धति बदली, और वही ब्यूरोक्रेसी रही। चुनाव का ज़रूर हमें एक सबको मत का अधिकार मिल गया, मतदान लोग करने लग गए। ये अच्छी बात है कि सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। 21 साल से बड़ा जो भी था उसको, वो जो आजकल 18 साल भी हुआ। देश ने पहला ही झटका खाया, देश का पार्टीशन उसी समय हुआ। 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत में आए, 20-30 लाख लोग उधर मरे दोनों पाकिस्तानों के रूप में। कश्मीर पर हमला हो गया, तो एक स्टेबल भारत का निर्माण जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ। आर्थिक रूप से भी हमने रशियन मॉडल को अपनाया प्रगति के लिए, जो स्वयं 1990 आते आते रशिया में भी फेल हो गया, चाइना में भी फेल हुआ। अब देश का सौभाग्य था, दुर्भाग्य था कि लगातार हमारे पे 62 पर आक्रमण हुआ। हमारा तिब्बत जो एक बफर स्टेट थी उसको छीन लिया गया। 65 पर फिर युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने देश को लीड किया और काफ़ी हद तक हमने सफलता मिली, परंतु सफलता वो शास्त्री जी के देहांत के बाद या उनकी मृत्यु के बाद या किस प्रकार वो मरे ये भी आज तक रहस्यमय है। फिर 71 की लड़ाई आई, देश एकजुट हुआ, सेनाओं ने, देश ने मिलकर बांग्लादेश का निर्माण कराया, परंतु 1 लाख सैनिक हमारे कब्ज़े में हो और हमसे कोई शर्त ना मनवा पाए। हमारे जो हिस्से हमने जम्मू कश्मीर के वापस लिए थे वो भी वापस दे दिए और टेबल पर हम हार गए। तो देश की प्रगति जिस स्पीड से हो रही थी उसको हिंदू रेट ग्रोथ कह दिया। 2-2.5% की प्रगति हो, 3-4% का इन्फ्लेशन हो तो कोई प्रगति नहीं थी। सौभाग्य से जब संकट गहरा हो गया तो नरसिम्हा राव ने थोड़े बोल्ड स्टेप लिए। वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे। अपोजिशन में बीजेपी भी उस समय बहुत एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रूप में आ चुकी थी, जिसके कारण से अटल जी जैसे दूरदृष्टि नेता ने सरकार को पूरा समर्थन दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए और बीजेपी का जो रोल था, क्योंकि उसमें अधिकांश मांगे हमारी भी थी, बहुत अच्छा रहा और देश प्रगति की राह पर बढ़ा। परंतु इंस्टेबिलिटी आ गई पॉलिटिकली। 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री हमने नरसिम्हा राव के बाद देखे। 99 में आके एक 5 साल का अटल जी जब तीसरी बार बने तो एक सरकार अच्छी चली, परमाणु विस्फोट भी हुए और हम एक शक्तिशाली रूप में उभरना प्रारंभ हुआ। अमेरिका दबाव देना चाहता था, सैंक्शन लगाए हमारे ऊपर, हमने नहीं माने और देश की प्रगति की दर बढ़नी प्रारंभ हुई। 2004 में फिर दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसकी इंटेलिजेंट बहुत था, समझदार था, ईमानदार भी था, परंतु अपनी ताकत नहीं थी। एक दूसरे के हाथ में ताकत, वो भी उसके हाथ में ताकत जो विदेशी मूल के हों। तो देश में फिर एक 10 साल मैं समझता हूँ प्रगति हुई, उस स्पीड से नहीं हुई और देश की जो ताकत थी, जो पोटेंशियल था, जो क्षमता थी, उसका हमने उपयोग नहीं किया। सौभाग्य से 2014 में एक अच्छा परिवर्तन हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया कि जिसके अंदर की खिचड़ी सरकारों की ज़रूरत नहीं पड़ी और एक प्रधानमंत्री अपनी
जनता के विश्वास को लेके आगे बढ़ रहा है। 11 साल में उसने भारत को 10वें 11वें नंबर से चौथे पे ही लगभग आ जाएगा दिसंबर तक, अभी 5वें पर है। आर्थिक रूप से हम संपन्न हो गए। जिस देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला करती थी, आज उनको राफेल और सभी हथियार आधुनिकतम उनके पास हैं, क्योंकि जो परचेज मैसिव की गई, आधुनिकीकरण किया गया सेनाओं का, और ऐसा रक्षा प्रणाली हमने अपनाई कि आज हम जाके कहीं भी आक्रमण करने में सफल हैं। हमारे ब्रह्मोस जा सकती है, और वो हमारे यहाँ S-400 के कारण इंटरनल में कहीं भी आज, क्योंकि युद्ध के आकार बदल गए। अब बंदूक से नहीं, टैंक से नहीं, अब लड़ा जाता है हथियार आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। आपने कहा कि 14 से 24 तक हम काफ़ी सबल हुए हैं, चाहे सैन्य शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो। तो ये 14 से और 24 का जो कार्यकाल है जिसमें मोदी जी रहे हैं, तो उसमें हमारे राजनीतिक जो संबंध है वो कैसे रहे हैं? एक प्रधानमंत्री जो 56-57 इस्लामिक देश हैं, उनमें केवल पाकिस्तान को छोड़कर या थोड़ा बहुत उसके चेले चपटे, बाकी लगभग सभी देशों से, इस्लामिक देशों से भी, यूरोपियन से भी, साउथ ईस्ट एशिया से बहुत ही अच्छे, जापान और फिलीपींस, कोरिया, ये बहुत अच्छे संबंध हैं। चीन से स्वाभाविक रूप से नहीं है, क्योंकि चीन वर्चस्व चाहता है, और हम वर्चस्व को रोकने में अमेरिका के बाद केवल भारत ऐसा देश है जो चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने में अभी तक सफल है। आबादी में दोनों बराबर हैं, आज़ादी भी लगभग समान रूप से मिली। देश को आगे बढ़ाने का जज्बा 1990 में ही वहाँ तेज़ी से आया, हमारे यहाँ आया, परंतु वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ रोज़ रोज़ चुनाव नहीं है। यहाँ ऐसा देश है कि साल में 2 बार 4 बार चुनाव होते हों, और उस चुनाव के कारण भेद बढ़ते हैं, जाति के भेद बढ़ते हैं, प्रांत के भेद बढ़ते हैं, भाषा के बढ़ते। उस सब के बावजूद राजेंद्र प्रसाद जी और अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से हमने इस देश को प्रगति के पथ पर लेकर गए हैं। आर्थिक रूप से जब देश बढ़ता है तो खेलों में भी बढ़ता है, सैन्य दृष्टि से भी बढ़ता है, और जब सब चीज़ों में बढ़ता है तो सब नज़र आ रहा है। उन 2036 तक ओलंपिक भी होंगे। आज हम विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति इस दिसंबर तक बन जाएंगे। GDP हमारा 5 हो जाएगा, और 50 तक जाना है 2047। तो उस तेज़ी पर बढ़ना है, तो बीच में जो ये व्यवधान भी आएंगे, आतंकवाद भी आएगा। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए युद्ध लगातार हो, तो यूक्रेन रूस का देख लिया, कोई मुकाबला नहीं था, 3 साल हो गए। इजराइल छोटा सा देश है, वो 20 देशों से घिरा हुआ, फिर भी वो आज हमारे लिए रोल मॉडल कौन हो। अमेरिका अपने आप की दादागिरी दिखाना चाहे, रोज़ाना बयान पर, तो अमेरिका भी आज संकट में है, और भारत के बिना विश्व का कोई भी देश चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। तो भारत के दूरदृष्टि नेतृत्व ने थोड़े ही समय में उनको घुटनों पे लाई। हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और टारगेट पूरे किए, आतंकवादियों को देना पड़ेगा पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंदूर ऑपरेशन में हमने सफलता पाई और 3 दिन का हुआ। तो जिस तरह से हमारी सेना जो कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रहा है कि हमने उनके सैन्य ठिकानों पर आक्रमण किया, इस हम समय पर इतनी बड़ी स्थिति में हैं, क्यों हम उन पर अच्छी तरह से आक्रमण करते, जिस तरह एक बार ये आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाए? कहना कितना आसान है, कोई भी आदमी सड़क पर खड़ा होकर कह सकता है। आतंक हमने सैन्य ठिकानों पे नहीं किए, हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर किए। हमने उसके कैंटों पे नहीं किया, हवाई अड्डों पे उन पे किया जहाँ से वो आक्रमण कर रहे थे। और एक आक्रमण ऐसा हुआ जिसके उनका जो एटॉमिक जो धमकी ब्लैकमेलिंग करते थे उसके बराबर से जैसे गया हो, और थोड़ा बहुत शायद असर भी डाल गया। आज पूरा विश्व में 200 देश हैं। हम जैसा देश है जहाँ यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे लोग हों, ओवैसी इन दौरान हम ठीक बोल रहे हैं, और कांग्रेस और समाजवादी की भाषा ममता चुप है थोड़ी। क्या हाल है इस देश का? पश्चिम बंगाल को लगभग इस्लामिस्तान बना दिया हो। ऐसे देश के अंदर पूर्ण युद्ध लड़ना हो तो घर के छिपे हुए गद्दारों से इनसे कौन रक्षा करेगा? आज का युद्ध इजराइल के स्टाइल पर ही लड़ा जाएगा। उसके कारण ही हमें सफलता मिली है, और बीच बीच में ये युद्ध विराम भी नहीं है, एक पॉज दिया गया, जैसे अर्धविराम होता है ना, जैसे वो है। और हमने आज भी अपनी शर्तें साफ का, ये आतंकवादी हैं,
इनको हमें सौंपो। यूएनओ में हम उनके ऊपर वो डलवा रहे हैं, वहाँ पर वोटिंग होगी, सब कुछ होगा। अगर हमारे मित्र देश भी होंगे, विरोधी भी होंगे, परंतु भारत का एग्जिस्टेंस केवल सेनाओं के और हथियारों के बल पर नहीं है। अंदर की हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे कोर्ट का जो व्यवहार है पिछले 2-3 साल में, जिस देश को बांटने के लिए आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 50-100 करोड़ रुपए के नोट जल जाएं, उस पर कोर्ट कुछ ना बोलता हो, तो कितना मुकाबला और कितने हमारी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। इस देश की प्रगति पर ले जाना, अलग अलग राज्य हो, सब कुछ फ्री देने की होड़ हो, उसके बाद भारत को प्रगति के पथ पर रखना, 6-7% की ग्रोथ रखना, कोई कहना। और उसके अंदर आज तक का जो 75 साल का इतिहास है, कितने लोगों ने करके दिखाया। मुरारजी भाई को 2-2.5 साल मिले थे, लोग राशन कार्ड भूल गए थे। मनमोहन सिंह को एज वित्त मंत्री बहुत सफल रहा, परंतु सोनिया ने उसको अपना टूल बना के रखा, तो 10 साल व्यर्थ में गए। आज हम सब कुछ हैं, परंतु अभी जैसी एकता, जैसी देशभक्ति चाहिए, उसको एनसीसी को बढ़ावा दे रहे हैं, मिलिट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, आधुनिकतम हथियार खरीद के जा रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, करोड़ों मकान 5 करोड़ से ज़्यादा बना के दिए हैं। सर हम बात कर रहे हैं विश्व पटल की, तो विश्व पटल के ऊपर छाने के लिए जी आपकी इंटरनल यूनिटी आवश्यक है। जी डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। चाइना का मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके से करने में जो कठिनाई आती है वो हम रोज देखते हैं, परंतु फिर भी भारत को 2047 तक प्रगति के उस लेवल पर लेके जाएंगे जहाँ गरीबी नहीं होगी। गरीबी के कारण आतंकवादी बनते थे, नक्सल कितना बढ़ गया था काठमांडू से लेकर तिरुपति तक, और अब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद भारत से समाप्त होने जा रहा है। क्लियर उसके इंडिकेशन है, रोज़ मार रहे हैं 50 मारे जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, होंगी, विश्वास रखे नेतृत्व पर। सर पहले भारत को ना सॉफ्ट पावर मानते थे, अब हार्ड पावर मानते हैं। तो क्या मानते हैं कि जब हार्ड पावर है तो हम उस तरह से हार्ड पावर का इस्तेमाल न करते हुए हम एक स्मार्ट पावर इस्तेमाल करते हैं? आज युग किसका, हर चीज़ में स्मार्ट शहर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट है ना, क्योंकि अब सीधे सीधे गुत्थम गुत्था वाला युद्ध नहीं है। जैसे डोकलाम में हुआ, बिना हथियार के हुआ ना चीन से, उसमें भी हमने उनको ठोका थोड़ा। आज समय बदल रहा है, उस समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी जो कभी रामायण और महाभारत के सीरियल में आप देखते थे, लगभग वो टेक्नोलॉजी सच थी, या समझ में आ रही है। वो उधर से मिसाइल छोड़ रहे हैं, हम इधर से उसको रोक रहे हैं। वो ड्रोन को भेज रहे हैं और हम उन ड्रोन को घुसने नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये कभी सोचा था किसी ने? सर अमेरिका का कितना दखल है हमारा जो अमेरिका का हर देश में दखल है। अमेरिका चाहता है कि केवल मैं एक दादागिरी रखूं, वही चीन चाहता है। उन दोनों के बीच में हम वो लोग हैं जो सबके सब सर्वे सुखिना भव, सबकी भलाई चाहने वाला केवल और केवल हमारी सनातन परंपरा और भारत देश है। बाकी सब वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, हम समन्वय की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए हम युद्ध में आवश्यक युद्ध करेंगे, बुद्ध और शांति की ज़रूरत है तो बुद्ध होगा। गुरु गोविंद सिंह की तरह, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ा, तो वैसा हम समाज खड़ा कर रहे हैं। समय लगता है, लग रहा है, परंतु सीधे ठीक रास्ते पर हैं। और यूथ भारत का इस टाइम जागरूक है, सनातन परंपराओं पर विश्वास बढ़ा है। शांति के लिए एकमात्र रास्ता ताकतवर की ही लोग सुनते हैं, पर ताकतवर वो सांड ना हो जाए। तो अमेरिका सांड की तरह व्यवहार करता है, चीन ड्रैगन की तरह करता है, हम मानव की तरह करना चाहते हैं। और मानव रहकर देश को बढ़ाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हम होंगे कामयाब, ये विश्वास लेके हम लोग चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साम दाम दंड भेद सबको यूज करते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। और हम भारत को उस दृष्टि से नहीं देखते कि हम ही हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं और सबका भला करने वाले हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।